सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा जीके की जो लास्ट 5 ईयर की हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, उसी का जो है आज हम यहाँ पे 58वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैं 57 भाग कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके जो है सारे पार्ट्स देख रहे होंगे। ये प्लेलिस्ट जो है आपकी हरियाणा पुलिस 2025-26 के सिलेक्शन में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करने वाली है। इसीलिए इस प्लेलिस्ट को जो है देखना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक करके सारे वीडियो जो है आपको देख लेने हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट, क्वेरी या सजेशन है हरियाणा पुलिस के इस प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग या फिर एचएसएससी के रिगार्डिंग, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट की कंप्लीट जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। तो कौन सा केंद्र कहा जाता है, तो हरियाणा का जो पानीपत जिला है ये दरी बनाने का जो है केंद्र इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हरियाणा राज्य पुलिस में है। तो हरियाणा राज्य पुलिस में क्या है, राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य आसूचना विभाग। तो ये दोनों ही जो है हरियाणा पुलिस के अंदर हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी जो है दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है और पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन है नॉर्मली पूछे जाते हैं एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा पुलिस का जो गठन है कब हुआ था। डोंट वरी, सारी चीज़ें जो है नीचे लिखी गई है, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ। हरियाणा पुलिस का जो गठन है, ठीक है, हरियाणा पुलिस का जो गठन है ये 1966 में हो गया था। ठीक है, 1966 में हो गया था। लेकिन जो शासन हरियाणा पुलिस का चलता था, एक्ट जो होता था वो कौन सा चलता था, पंजाब एक्ट चलता था। ठीक है, पंजाब पुलिस अधिनियम चलता था, पंजाब एक्ट चलता था, और ये कौन सा चलता था, 1934 वाला जो है ये चलता था। लेकिन इसके बाद जो है हरियाणा ने अपना 2007 का जो है अधिनियम जो है अधिनियम शुरू कर दिया था, जिसको लागू किया गया था 2008 में। ठीक है, आइए एक एक करके जो है सारी चीज़ें यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राज्य अपराध जांच विभाग की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है ना ऊपर, राज्य अपराध जांच विभाग। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यह विभाग जो है क्या काम करता है। यह गंभीर अपराधों, आर्थिक अपराधों यानी कि इकोनॉमिकल जो अपराध होते हैं ना, और साइबर अपराधों की जो है ये जांच करता है। तो ये जो राज्य अपराध जांच विभाग है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग, ये काम क्या करता है, तो ये गंभीर अपराधों की जांच करता है, इकोनॉमिकल्स जो क्राइम होते हैं उनकी जो है जांच पड़ताल करता है, जो साइबर अपराध होते हैं यानी कि जो ऑनलाइन जो ठगी होती है ना, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकल जाते हैं, उसी को जो है साइबर अपराध बोला जाता है। इन सभी की जो है देखरेख करता है, यानी कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो कौन सा करता है, राज्य अपराध जांच विभाग करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने आपराधिक जांच विभाग को 2 शाखाओं में जो है विभाजित किया है। ठीक है, ये जो राज्य अपराध जांच विभाग है ना, इसको हरियाणा सरकार ने दो शाखाओं में विभाजित किया है, सीआईडी अपराध शाखा और राज्य अपराध शाखा। ठीक है, तो दोनों याद रखना, हरियाणा ने 2 पार्ट्स इसके डिवाइड किए हुए हैं, सीआईडी अपराध शाखा और राज्य अपराध शाखा। इसके बाद हम दूसरा विभाग देख लेते हैं। इसके अंदर दूसरा विभाग कौन था, ऊपर ऑप्शन में क्या दिया था, राज्य आसूचना विभाग। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टेट इंटेलिजेंस विंग इसको बोलते हैं। और यह काम क्या करता है, यह खुफिया जानकारी इकट्ठी करता है, संकलित और विश्लेषण करता है। ठीक है, जो खुफिया जानकारी होती है ना, जो सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन होती है, उनको कलेक्ट करता है और उनका जो है एनालाइज करता है। ठीक है, अब हम हरियाणा राज्य पुलिस के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। अभी हमने हरियाणा के 2 विभागों के बारे में अच्छे से जान लिया है, क्या काम करता है और कैसे जो है काम करता है। अब हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हरियाणा पुलिस के बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, हरियाणा पुलिस की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हो गई थी। जैसे ही जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बन गया था। अब शासन की बात करें तो अधिनियम एक्ट कौन सा यूज करता था हरियाणा पुलिस, पुलिस विभाग पंजाब पुलिस नियम 1934 के अनुसार शासित होता था। ठीक है, लेकिन 2008 में राज्य सरकार ने अपना खुद का पुलिस अधिनियम जो है पारित किया। अब आपको याद रखना है, अब जो हमारा जो हरियाणा पुलिस के जितने भी काम होते हैं ना, अब पंजाब पुलिस के अधिनियम के तहत नहीं होते हैं। अब जो है हमारे
8 वाले अधिनियम के अकॉर्डिंग ही जो है हरियाणा पुलिस के सारे काम होते हैं। कानूनी आधार की बात करें तो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 2008 का अधिनियम 2 जून 2008 को जो है अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस के कुशल प्रबंधन, भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना था। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हरियाणा पुलिस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। संरचना की बात करूं तो हरियाणा पुलिस में एक राज्य खुफिया विंग और एक राज्य अपराध जांच विंग दोनों शामिल है। इनके ऊपर देख चुके हम। ठीक है, उसके बाद ये राज्य अपराध जांच विभाग जो सीआईडी है, इसके बारे में पृष्ठभूमि यहाँ पे लिखी गई है। इसको जो है पढ़ लीजिएगा भाई आप टाइम लगा के। ठीक है, ये डिटेल से जानकारी एक ही जगह मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। यकीन मानिएगा अभी ये चीज़ें आपको जो है बोरिंग सी लगेंगी, लेकिन जैसे आपका एग्जाम नियर बाय आएगा ना, फिर आपको ये चीज़ें चाहिएंगी कि भाई यार सीआरपीसी, आईपीसी या फिर मूल विधि जो होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार को प्लीज़ यार कोई यार कंप्लीट टॉपिक करा दो। वहाँ पे कंप्लीट टॉपिक हो भी जाएगा, लेकिन वो चीज़ें एकदम से ना तो आपको रटी जाएंगी और ना ही चीज़ें एग्जाम में याद रहेंगी। तो अच्छा तरीका यही है, अभी से इन क्वेश्चनों को जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिएगा। जैसे ही आप मल्टीपल्स टाइम इन क्वेश्चनों की रिवीजन करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी और जब रिवीजन का समय आएगा आपके एग्जाम के नियर बाय, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लग जाएंगी और क्वेश्चन पेपर में ये जो प्रश्न आएंगे इन्हीं से प्रश्न बना देगा आपको। ये जो लंबा चौड़ा मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ से राज्य अपराध जांच विभाग से चीज़ें लिखी हैं, और ये जो यहाँ पर कानूनी आधार ये सारी यहीं से क्वेश्चन पूछता है और अलग से कोई चीज़ें नहीं लेके आता। इन्हीं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बताओ कहीं पर मिलेंगी ये चीज़ें? एक साथ मैं आपको दे रहा हूँ, बस आपको जो है बैठ के आराम से इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर मोहम्मद गोरी के बारे में पूछा गया है। मोहम्मद गोरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप सभी जानते हैं, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 में हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। द्वितीय युद्ध की बात करूं तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था 92 में। ठीक है, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और इसमें कौन जीत गया था? इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था। वो स्टोरी आपको पता होगी, जयचंद ने पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और द्वितीय युद्ध में जो है जयचंद ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। क्यों मोहम्मद गोरी का साथ दिया था? क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान था, ये जो जयचंद थी उनकी जो बेटी थी उसको जो है स्वयंवर से उठाकर ले गए थे और उसके साथ जो है विवाह कर लिया था। इसी चीज़ से जो है ये जो जयचंद था वो नाराज़ हो गया था और इसने खुद बताया था कि मोहम्मद गोरी को कि कब जो है आप आक्रमण कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान पर और उसको हराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जयचंद को भी जो है 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ये आप याद रखना, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध तो ये 1194 में हुआ था और जयचंद जो था उसको लगा था कि भाई मैं मोहम्मद गोरी का साथ दूंगा द्वितीय युद्ध में, तो ये मेरे को उपहार समेत कुछ देगा। लेकिन 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और जो मोहम्मद गोरी होता है वो चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद को भी मार डालता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी होगी। बाकी बाबर के बारे में आप जानते हैं, बाबर के द्वारा जो है कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, वो मैं आपको जरूर यहाँ पर जो है आगे चल के बताएंगे। ठीक है, बाबर, खैर यहाँ पे बाबर की तो बात भी नहीं हुई है। बाबर को आप ये याद रखिए, बाबर ने किसकी नींव डाली थी? जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की जो है ये नींव डाली गई थी बाबर के द्वारा। और ये कब डाली गई थी? 1526 में डाली थी। इब्राहिम लोदी को जो है इसने हराया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, उसके बाद बाबर के बाद कौन आएगा सत्ता पे? बाबर का बेटा हुमायूं आएगा। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं आएगा। हुमायूं के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? हुमायूं के बाद जो है गद्दी पर अकबर बैठेगा। ठीक है, ऐसे चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है डैश पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिसने पैरालंपिक खेलों में जो है पहला पदक जीता था? तो ये हो जाएंगी दीपा मलिक हो जाएंगी। ठीक है, दीपा मलिक जो है पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने जो है पदक 2016 में जीता था। ठीक है, 2016 में जीता था और इनका गेम याद रखना, शॉर्ट पुट का ये खेल खेलती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है जो दीपा मलिक है ये कौन सा खेल खेलती है? तो शॉर्ट पुट का जो है ये खेल खेलती है। ठीक है, दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉर्ट पुट स्पर्धा में जो है इन्होंने
रजत पदक जीता था। बाकी ओलंपिक के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की जो है शुरुआत हुई थी और 1900 में जो है पहली बार भारत ने जो है ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करूँ तो 1924 में माफ कीजिएगा, शीतकालीन ओलंपिक की जो शुरुआत थी वो 1924 में जो है शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें जो है सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, दीपक फोगाट, साइना नेहवाल। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया नीली रावी किसकी नस्ल है? तो नीली रावी किसकी नस्ल होगी? अभी ये क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अभी हमारा जो है एग्रीकल्चर का पार्ट चला हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब्जेक्ट हमारा चला हुआ है। आई नो आप सभी को पता भी होगा। कोई ऐसा बच्चा है जो नया पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है ना, इसके मैं आपको 11 पार्ट करवा चुका हूँ। मैक्सिमम 4 से 5 पार्ट और आएंगे तो ये एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में क्या देखेंगे? जैसे एग्रीकल्चर का हमने पार्ट देखा ना, वैसे एनिमल हस्बेंड्री का भी पार्ट देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी जो है नस्ल जो है किस पशु की होती है, यानी कि जैसे कि नीली रावी जो है किसकी नस्ल होती है, भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, भैंसों की कौन कौन सी नस्लें होती हैं। ठीक है, मुर्रा नस्ल किस पशु की होती है। ऐसे सारे क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर देख लेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है, तो 5 से 7 नंबर जो है आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं हरियाणा पुलिस या फिर HSSC के अंदर। ये 5 से 7 नंबर जो है सिर्फ ये प्ले लिस्ट देख लेना, कंप्लीट आपका जो है 5 से 7 नंबर यहाँ से हो जाएगा। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। नीली रावी जो है किसकी नस्ल होती है? ये भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे जो मुर्रा नस्ल होती है ये किस पशु की नस्ल होती है। ठीक है, गाय की होती है, भैंस की होती है, बकरी की होती है या फिर घोड़े की होती है। ठीक है, बताइएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और ये जो नीली रावी भैंस की नस्ल है ना भाई, ये भैंस की नस्ल है, इसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अदर नाम भी याद रखा कीजिए। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, आपसे फॉर एग्जांपल ये पूछ लेगा पंच कल्याणी के नाम से जो है भैंस की किस नस्ल को जो है जाना जाता है, तो नीली रावी नस्ल को जो है पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो दूसरी महिला से बात करें हम, पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। अब दूसरी महिला की मैं बात करूं तो दूसरी महिला कौन सी हो जाएगी? सुषमा स्वराज हो जाएंगी। ठीक है, सुषमा स्वराज लिखा हुआ है वहां पे, चलो कोई बात नहीं, सुषमा स्वराज है। और ये विदेश मंत्री कब बनी थी? 2014 में बनी थी, जब बीजेपी का आगमन हुआ था ना भारत के अंदर 2014 में, उसी समय जब ये केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जो है विदेश मंत्री बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? वारंट का अर्थ क्या होता है? तो वारंट का अर्थ आप सभी जानते हैं कि भाई एक लिखित जो है परफॉर्मा जो है न्यायालय जारी करता है, भाई आदेश देता है कि इस व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी अब की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यायालय द्वारा जो है जारी एक गिरफ्तारी आदेश होता है जिसको जो है वारंट बोला जाता है। पुलिस लेके जाती है ना भाई, कई बार जो अधिक शाणे होते हैं, अधिक नॉलेज वाले होते हैं, बोलते हैं कि भाई बिना वारंट के जो है आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस समय जो है पुलिस क्या करती है? न्यायालय के द्वारा जो है एक पत्र जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा, और फिर वो पुलिस जो है उस व्यक्ति को दिखाती है, जी आपके लिए जो है हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है, जी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। देसी लैंग्वेज में जितना ईजी हो सकेगा मैं उतना आपके लिए यहाँ पर ईजी करने की जो है कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है BPRD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है BPRD, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट्स, ये तो दोनों सेम हो गए यार। अच्छा, यहाँ पे बैच दिया गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये BPRD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी याद करता हुआ चलिएगा भाई। 2021 का जो पेपर था ना, काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया था, और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अगर इस लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछ लिया गया ना 2025-26 के अंदर, तो भाई आप सिर्फ एग्जाम में टाइम पास ही करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो पुलिस की डेफिनेशन पूछी गई है, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, आगे भी आपको देखने के मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे पार्ट्स आपको देखने
बेहद ज़रूरी है। और अच्छे से देखिएगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो समय आपको मिल रहा है ना अभी नोटिफिकेशन से पहले का, ये अपना क्या मानिए, बोनस टाइम मानिएगा। ठीक है, ये बोनस टाइम है, इसमें जितनी भी जानकारी आप ले सकते हैं वो ले लीजिएगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो है आप 6 महीने की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिएगा। एक मिनिमम टाइम लिमिट हम मान के चलेंगे, नोटिफिकेशन के बाद 6 महीने में जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन HSSC करवा लेगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन से पहले जो समय मिल रहा है इसका सदुपयोग कीजिएगा, इसमें जो है बेसिक डिटेल जितनी आप ले सकते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ 17 अगस्त से जो 2-2.5 महीने में मैंने इतना सारा डाटा करा दिया है ना, सिर्फ उसी बच्चे का फायदा होने वाला है जो कंटिन्यूटी दिखा रहा है और जो कंसिस्टेंसी जो है बनाए रखेगा। डेली जो पढ़ता रहेगा ना, यकीन मानिएगा सिलेक्शन भी उसी का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 90 सीटें जो है हरियाणा की कुल विधानसभा सीटें हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, यह नदी कालेश्वर वन के निकट जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी नदी की यहाँ पे बात कर रहा है, यमुना नदी की जो है ये यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के, यूके लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूके से आप समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, उत्तराखंड है ये हमारा। ठीक है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी हो जाएगी। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब हम इसके बारे में क्या जानेंगे, तो ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये जो हमारा यमुनानगर जिला है ना, यमुनानगर का कालेश्वर वन है, वहीं से जो है ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और ये जो है पूर्वी सीमा भी बनाती है। ठीक है, किस किस के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये पूर्वी सीमा, 1 सेकेंड, ये पूर्वी सीमा बनाती है, किस किस के बीच बनाती है, तो ये हरियाणा HRY हरियाणा वर्सेज यूपी के बीच में जो है ये पूर्वी सीमा बनाती है। इतना आप यमुना नदी के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और हम इसके बारे में क्या याद रखेंगे, दूसरा है घग्गर नदी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, घग्गर नदी यहाँ पे लिखी गई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घग्गर नदी के बारे में, तो घग्गर नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो घग्गर नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश की कहाँ से होती है, शिवालिक पहाड़ियों से होता है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों से होता है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों से जो है ये नदी निकलती है। और इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे, ये जो घग्गर नदी है कहाँ से प्रवेश करती है, डगशाई याद रखना, डगशाई पूछ लेता है कई बार एग्जैक्ट। ठीक है, डगशाई से जो है यह निकलती है और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में ये पंचकुला से जो है प्रवेश करती है। ठीक है, पंचकुला से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकल जाती है, हरियाणा में सिरसा जिले से जो है ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, मारकंडा नदी भी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी जानते हैं मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। मारकंडा भी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और इसका प्राचीन नाम क्या था, अरुणा जो है इसका प्राचीन नाम होता था। ठीक है, ये चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अब साहिबी नदी के बारे में चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, साहिबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है डैश से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या फिर बच्चे को जो है अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। आप सभी जानते हैं जब 2019-20 में कोविड आया था उसी समय जो है ये संजीवनी परियोजना को लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्य लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा जो है देखभाल प्रदान करना। सॉरी, तो हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी जो संजीवनी परियोजना था ना, इसका जो मेन फोकस था वो यही था, जब ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के जो है हल्के से भी सिम्टम्स अगर कोविड-19 के दिखने लग जाते थे तो उस व्यक्ति के लिए जो है घर पर ही जो है सारी चिकित्सा जो
उपलब्धता, मतलब चिकित्सा के जितने भी इक्विपमेंट थे वो उसके घर पर ही जो है अवेलेबल करवा दिए जाते थे। ठीक है, मेन फोकस इसका यही था हरियाणा कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है शुष्क जलवायु क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अक्षेपित हो जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है, जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है ना, इसकी जलवायु कैसी है, तो इसकी जलवायु जो है शुष्क जलवायु है। अत्यधिक सिंचाई से, अब आप सभी जानते हैं हरियाणा और पंजाब को जो है खाद्यान्न की भूमि बोला जाता है, स्पेशली हरियाणा को, तो इन पर जो है सर्वाधिक जो है बोझ भी होता है, मतलब पूरे देश का पेट भरना होता है तो अनाज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को उगाना पड़ता है। तो अत्यधिक जब सिंचाई की जाती है ना किसी भूमि के ऊपर, तो उसकी जो उर्वरता शक्ति है ना, मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, इसीलिए जो है उसकी परत पर लवण अवक्षेपित जो है हो जाता है। ऐसे मामलों में जो है मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को जो है शामिल करने की सलाह दी जाती है। तो मिट्टी में जो लवण अवक्षेपित हो जाता है ना, उसको कम करने के लिए जो है वैज्ञानिक किसानों को क्या यूज करने की सलाह देते हैं, आइए देख लेते हैं। कैल्साइट की सलाह देते हैं? नहीं। कोरंडम की सलाह देते हैं? नहीं। जिप्सम की सलाह देते हैं? बिल्कुल सही। तो मिट्टी में जो है जिप्सम मिलाने के लिए जो है वैज्ञानिक किसान को जो है बताते हैं, जिससे जो है मिट्टी की जो समस्या होती है वो सोल्व हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो अनास प्लेटी रिंकोस को क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बता सकता है कोई? नॉर्मली जो है इस क्वेश्चन को नहीं बता सकते, सिर्फ वही बच्चा बता सकता है जिसने डिटेल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो नाम है ना, एनास प्लेटी रिंकोस, ये साइंटिफिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसको बोलते हैं, और ये वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये वैज्ञानिक नाम अभी हम एक बात और आपको बता देता हूं, अभी जो हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट जो चल रहा है ना, जो बच्चे देख रहे होंगे उनको पता है, सभी जितनी भी फसलें हैं ना, जितनी फसलें मैं करवा चुका हूं, जैसे कि गेहूं होगी, चावल हो गई, मक्का हो गई, जो हो गई, इन सभी के वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताए हैं, सभी के मैंने रोग आपको बताए हैं, सभी की रोगों से लड़ने की जो दवाई है वो भी बताई है। यकीन मानिएगा यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए बोलता हूं हर पार्ट आपको देखना जरूरी है और हर पार्ट को अच्छे से देखना बेहद जरूरी है। तो ये भी एक वैज्ञानिक नाम है प्लेटी रिंकोस। तो ये प्लेटी रिंकोस जो है वैज्ञानिक नाम किसका हो जाएगा? बतख का हो जाएगा। ठीक है, बतख का जो है ये एक वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूं। बतख यानी कि डक का जो वैज्ञानिक नाम है ये अनास प्लेंटी रिकोस हो जाएगा। विशेष रूप से मलार्ड के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, मलार्ड के रूप में जाना जाती है। बतखों की सबसे सामान्य प्रजाति है जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। एनाटीडे नामक परिवार से ये संबंध रखती है। जो ये बतखें होती है ना, बतखें, ये किस परिवार से संबंध रखती है, पूछा जा सकते हैं अगेन टाइम भी, कि बतख का जो परिवार है वो किस परिवार से संबंध रखता है, तो ये एनाटीडे नामक परिवार से जो है संबंध रखता है। नर बतख को क्या कहा जाता है? नर बतख को ड्रेक कहा जाता है और मादा बतख को जो है डक कहा जाता है। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन भाई, ऐसा नहीं है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके लेके आता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई अगर मेरी वजह से अगर आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी भी हेल्प होगी ना, तो मैं समझ लूँगा कि मुझे मेरा रिवार्ड मिल गया है, और मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने शुरू की थी 17 अगस्त 2025 से, वो सफल मैं अपने आप को मान लूंगा। ठीक है, बाकी ये सिर्फ आपके लिए है भाई, मैं मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं भाई, सभी बच्चे देखो ऐसा है पेड कोर्स नहीं ले सकते। ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ्री में तैयारी करना चाहते हैं और जो डेडिकेशन और कंटिन्यूटी से जो है अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हीं के लिए जो है मैं ये चीज़ें यहाँ पर करवा रहा हूँ। बाकी जो 60-70% जो एरिया होता है ना, वो बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। मोस्टली 70% जो बच्चे हैं ना अभी, वो क्या कर रहे हैं, या तो CET के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या कर रहे हैं, CET के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। कितने प्रतिशत कर रहे हैं?
60 से 70% जो है ये वेट कर रहे हैं, सिर्फ 30% जो है वही बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, और मेन जो कंपटीशन होता है ना वो इन 30% में होता है। ये जो 60% है ये सारा टाइम ऐसे ही लगा रहते हैं। अभी ये क्या करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, फिर धीरे 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 सोचेंगे यार कि चलो फिजिकल की डेट आने दो, पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, फिर सोचेंगे कि भाई ओहो फिजिकल हो चुका, फिर वो क्या करेंगे कि यार चलो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट आने दो, पढ़ लेंगे। फिर जैसे ही रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट आएंगे तो इनको क्या हो जाएगी, वो एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। फिर ये ऐसी वीडियोस जो है देखना शुरू करेंगे, और उस समय जो है ये ऐसी तैयारी नहीं हो सकती जैसी हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ अभी से जो आपको टाइम मिल रहा है इसका बिल्कुल सदुपयोग कीजिएगा, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। अभी जो आप इन्वेस्ट करेंगे ना, अभी जो बच्चा इन्वेस्ट करेगा, यकीन मानिएगा इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा ना, 1 सेकेंड, इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कब देखने को मिलेगा, आउटपुट आपको 1 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 साल बाद। और जब आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा ना, जब आप पीडीएफ में अपना नाम देखेंगे, तब आपको इतनी खुशी मिलेगी ना यार, सच में यार जब उस समय मैंने पढ़ाई नहीं की होती ना तो आज मेरा जो है सिलेक्शन भी नहीं हुआ होता। इसीलिए बोलता हूँ समय का सदुपयोग कीजिएगा, समय जो है लौट कर वापस नहीं आता है भाई, सच्चाई है। ठीक है, समय के बाद सिर्फ एक चीज़ होती है जो मैं कभी भी अपने आप से नहीं करता, इंसान को कभी भी जो है पछतावा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक ही चीज़ है पछतावा ना करने का। अगर इन फ्यूचर में आप चाहते हैं कि पछतावा ना हो तो अभी जो समय मिल रहा है ना इसको सदुपयोग कीजिएगा और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है स्थित है। तो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है पंचकुला के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा, ये पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना पूछा गया है। तो हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना जो है कहां पर स्थित है, तो ये सराहन पहाड़ी पर भी अवस्थित है, टक्कड़ी पहाड़ी पर अवस्थित है, और तोशाम पर्वत श्रेणी पर भी जो है अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सराहन पहाड़ी जो है ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। ये जो है सराहन पहाड़ी है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा। और ये होता क्या है भाई, ये हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना, तो ये रेडियो एंटीना होता है, दूर दूर तक जो है रेडियो की पहुंच हो सके, किसी भी क्षेत्र में जो है साफ सुथरा रेडियो सुना जा सके, इसीलिए जो है ये एंटीना लगाया जाता है। अब ये सहारन पहाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा पर भी जो है हरियाणा ने एक एंटीना लगाया हुआ है। टकड़ी पहाड़ी कहाँ पर है, ये रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, टकड़ी पहाड़ी कहाँ पर है, ये रेवाड़ी के अंदर है। और तोशाम पर्वत श्रेणी आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, ये भिवानी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर जो है हरियाणा ने जो है अपना बेतार पुनरावर्ती एंटेना जो है स्थापित किया है। इनकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पर जो है 2021 में बहुत सारे पुलिस से क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन को जो है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। बहुत बार क्यों बताता हूँ भाई, मेरे दिमाग में कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं सिर्फ आपके लिए ये बताता हूँ क्योंकि यकीन मानिएगा बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पता होंगे, आई नो, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चन नहीं पता होते। वो क्या करते हैं, एग्जाम के नियर बाय जो है इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ने से नहीं आते, आपको मल्टीपल्स टाइम्स जो है रिवीजन करनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन को मैं अनलिमिटेड बार इस वीडियो सीरीज में अभी तक बचा चुका हूं, और आगे जब आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, किस वे में आपको पता होना चाहिए। एक तो जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए यार पुलिस के अंदर जो है सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, सबसे छोटा पद कौन सा होता है। दूसरा, आप तैयारी पुलिस की कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीजें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पद होता है वो पुलिस महानिदेशक का होता है, जिसको डीजीपी बोलते हैं। ठीक है, डीजीपी बोलते हैं। और सबसे छोटा जो है कांस्टेबल का हो जाता है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं जो है एक से लेके यानी कि कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक सभी जो है पद के बारे में उनकी फुल फॉर्म बता चुका हूं, और किस पद के बाद जो है कौन सा पद आता है। जैसे कि डीजीपी के नीचे कौन सा पद आता है, एडीजीपी आता है। ठीक है, एडीजीपी आता है। तो ये सारे सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता चुका हूं, और आपको पता होना चाहिए। एक नंबर पूछ सकता है, चलो ना पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक नंबर पूछ लेगा तो कहां जाओगे भाई आप,
अगर आपसे पूछ लेगा डीजीपी से नीचा रैंक किस पुलिस अधिकारी का होता है, चलो मान लेते हैं 10% जो है बच्चे इसका आंसर बता देंगे। 90% तो एक नंबर गया ना, एक नंबर, और एक नंबर से कितने बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। आप सभी को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ एक एक चीज़ मैं जो बताता हूँ ना मल्टीपल टाइम, ऐसे ही आपको मल्टीपल टाइम्स जो है रिविजन भी करनी पड़ेगी। चीज़ें बोरिंग लगेंगी, फ्रस्ट्रेशन होंगी, लेकिन सिलेक्शन का यही तरीका है भाई। लास्ट में अगर आप पीडीएफ में अपना नाम देखना चाहते हैं ना, तो मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, रिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सिलेक्शन का या फिर जो आप बोलते हैं ना कि भाई सिलेक्शन चाहिए यार मुझको, तो शॉर्टकट कोई भी वे नहीं है। आपको लगता होगा बहुत सारे होते हैं कि शॉर्ट नोट्स दे देंगे, ठीक है, पेड नोट्स दे देंगे, एग्जाम के नियर बाय दे देंगे, सिलेक्शन वहाँ से नहीं होगा। आपको बेसिकली बताऊँ तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, और आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। किसके रिगार्डिंग, एक तो पर्यावरण सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। ये मुझे लगता है अब करवाना ही पड़ेगा, पर्यावरण और इकोनॉमिक्स, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि ना करवाऊं यार, लेकिन 2021 के क्वेश्चन पेपर को जैसे मैंने देखा ना, तो 2021 का, अभी आप जो मेरे से बच्चा जुड़ा है उसने भी देखा होगा, 2021 में स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, सारे डेफिनेशन से पूछे, ठीक है। यकीन ना आए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा ना तो दिखा भी दूंगा। सारे क्वेश्चन पर्यावरण और इकोनॉमिक्स के जो है डेफिनेशन से पूछे गए हैं, और डेफिनेशन अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों सब्जेक्ट भी आपको डिटेल से करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जुड़े रहिएगा, रिटन एग्जामिनेशन तक आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा। सिलेक्शन का वादा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो पूरे ना हो उसके। मैं सिर्फ आपके साथ मिलकर एक कोशिश करूंगा, यकीन मानिएगा कोशिश जो है वो कामयाब हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था। तो जो संगम ग्रंथों के अनुसार होता था, संगम जो वंश थे, आप सभी जानते हैं विजयनगर के अंदर 4 संगम वंश हुए थे, और विजयनगर की स्थापना किसने की थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है संगम, माफ कीजिएगा, विजयनगर की स्थापना की गई थी। और विजयनगर के अंदर ही 4 संगम जो है आपको देखने को मिले थे, 4 वंश उसके अंदर देखने को मिले थे। तो उसी के अंदर जो बड़े बड़े भू मालिक होते थे ना, बड़े भू मालिक होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको जो है वेलर कहा जाता था, ठीक है। अब ये अधिमाई जो है ये किसको कहा जाता था, तो अधिमाई जो है किसको कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उज्वर और दासों सहित भूमि मजदूरों को कैद सियार और अधिमाई कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीजें नीचे लिखी गई है, चलो नीचे से ही देख लेते हैं। तो ये साधारण हलवाहों को उज्वर, ये यहाँ पे लिखा गया है, देखो, उज्वर किसको कहा जाता था, उज्वर साधारण हल चलाने वाले को, किसान को कहा जाता था उज्वर। आदिमई किसको कहा जाता था, दासों सहित भूमिहीन जो मजदूर होते थे ना, भूमिहीन मजदूर मतलब जिसके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, मजदूरों वाला वो काम करता था, इसको आदिमई कहा जाता था। जो साधारण हल चलाने वाला किसान होता था उसको उज्वर बोला जाता था। और ठीक है, जो बड़े भू मालिक होते थे उनको क्या कहा जाता था, विल्लार कहा जाता था। ये सारे शब्द जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। माना जाता, मान लेते हैं अभी आपसे वेलार पूछा है, हो सकता है अगली बार आपसे उज्वर पूछ ले, यहाँ पे लिखा गया है ना, बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था, अगली बार आपसे पूछ ले प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांवों में रहने वाले साधारण हल चलाने वाले किसानों को जो है क्या कहा जाता था, और सेम ऑप्शन आपको दे दे, बताइए ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। उज्वर ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसे ही जो है आपकी तैयारी सही दिशा में जो है जाएगी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 19 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हड़प्पा के जो शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी। तो इनकी विशिष्ट विशेषता होती थी सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी जो प्रणाली है, ये हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता होती थी, ठीक है। हड़प्पा के बारे में आप सभी जानते हो, हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में की थी आरडी बनर्जी। आरडी बनर्जी यानी कि आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राखलदास बनर्जी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये चीजें भी आप ऐसे याद रखा कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा, 1091 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये शुरू हुआ था 2015 में, जो है ये शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? पानीपत से जो है ये इसकी शुरुआत की थी। और किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्याम सतसई किसकी रचना है? तो श्याम सतसई जो है तुलसी राम शर्मा की जो है रचना हो जाएगी। ठीक है, श्याम सतसई को किसने लिखा है? तुलसी राम शर्मा के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये आ गया भाई 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध देख लो भाई। पंद्रह सौ छब्बीस वाला लिखना पड़ेगा क्या? चल ये लिख देते हैं। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था भाई। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें जो है किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को ये जो है इसने हराया था। ठीक है, ये आप याद रखना। और यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव भी डली थी। उसके बाद 1527 में जो है इसने हसन खां मेवाती को हराया था। किस युद्ध में हराया था? खानवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, ये आप याद रखना। 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था और बाबर ने जो है किसको हराया था? हसन खान मेवाती को जो है इसमें हराया था। उसके बाद 1528 में एक युद्ध लड़ा था बाबर ने। कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ा था। और इसमें जो है इसने किसको हराया था? तो चंदेरी के युद्ध में जो है इसने मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, मेदिनी रॉय को हराया था। उसके बाद 1529 में जो है घाघरा का युद्ध इसने लड़ा था। घाघरा का युद्ध में इसने किसने हराया था? 1 सेकंड, घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध में जो है इसने किसको हराया था? तो इस युद्ध में जो है इसने बंगाल के शासन की अंतिम लड़ाई लड़ी थी और इसने अफगानों और सेना के बंगाल सल्तनत को जो है पराजित कर दिया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1529 में जो है इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक और युद्ध आप याद लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया गया क्या डिटेल में तो लिखा था यार। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया ना बाबर के प्रमुख युद्ध। इनको अच्छे से देख लेना। जैसे कि 1526 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा? 1527 में आपने यहाँ पे देख लिया खानवा का युद्ध लड़ा। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, 1530 में कौन सा युद्ध लड़ा? कोई सा युद्ध नहीं लड़ा। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसकी गद्दी पर कौन बैठा? हुमायूं इसकी गद्दी पर बैठा। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? और हम जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एक और चीज याद रखना, एक और क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछ लेता है, सरायपुल का युद्ध। ठीक है, सरायपुल का युद्ध। वैसे तो इस क्वेश्चन का जो है भारतीय हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो है कई बार पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सरायपुल का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, सरायपुल का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1501 में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और शैबानी खां के बीच में लड़ा गया था। बाबर वर्सेज शैबानी खां। और यहीं से जो है ना शैबानी खान, और यहीं से जो है बाबर बना था। ठीक है, और यहीं से शैबानी खां से जो है इसने क्या सीखा था? तो जो है इसने कौन सी नीति सीखी थी? उज्बेकों के द्वारा जो है ये रणनीति सीखी थी। कौन सी रणनीति सीखी थी? चारों तरफ से घेरने वाली नीति जो है इसने शैबानी खां से ही सीखी थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा चारों तरफ से घेरने वाली नीति को जो है क्या कहा जाता है। और इसी नीति का यूज जो है इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी के खिलाफ जो है किया था। ठीक है, चलिए बता देता हूं, कोई नहीं। तुगलुमा पद्धति। ठीक है, तुगलुमा जो भी बोलते हैं यार पद्धति। ठीक है, ये पद्धति इसने शैबानी खां से सीखी थी। वहां पर जो है ये सरायपुल के युद्ध में हार गया था। वहां से जो है इसने जो है अपना जो क्षेत्र है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था मिडिल ईस्ट में, वहाँ से फिर ये भागने पर मजबूर हो गया था। और ये एक अपने लिए कोई ऐसा क्षेत्र ढूंढ रहा था जहाँ पर ये स्थायी तौर पर निवास कर सके। उसके बाद जो है ये भारत में एंट्री करता है 1526 में। जो है फिर ये इसी तुलुगनुमा पद्धति का जो है यूज करता है और उसके बाद जो है अपने वंश की स्थापना करता है 1526 में भारत में, जो कि खत्म कहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा 1757 में खत्म नहीं होगा। यहाँ पे जो है इसका जो है वंश जो है खत्म होना स्टार्ट हो गया था, मतलब जो है गिरावट आनी स्टार्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब का जो है निधन हो गया था। ठीक है, औरंगजेब का 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य पतन की ओर जो है चलना स्टार्ट हो गया था। लास्ट में इस जो मुगल साम्राज्य इसका अंत कहाँ पर होगा? 1857 की जब क्रांति होगी ना, उसी में जो है इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ पर अच्छा ये क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई बात नहीं।
ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई। अभी ऊपर दूसरे क्वेश्चन में ही मैं डिस्कस करके आया हूँ 1966 में, 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा अस्तित्व में आया था उसी समय जो है हरियाणा पुलिस जो है अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये यहाँ पे दे दिया यार, ये देखो, ये ऊपर क्वेश्चन में आएगा बाबर के द्वारा प्रमुख लड़ेगा युद्ध। ठीक है, ये ऊपर कर लेना थोड़ा सा इसको। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। एचएसएससी ने आंसर में क्या माना है, टेक्सास को जो है सही माना है और इसका चेरापूंजी जो है वो भी सही आंसर हो जाएगा। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर अगर पूछा जाता तो आपसे चेरापूंजी हो जाता, और कपड़ों और एग्रीकल्चर के हिसाब से माना जाए तो यूएसए को टेक्सास कहा जाता है, यूएसए का टेक्सास, तो उसको जो है हरियाणा छछरौली को जो है टेक्सास बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा और जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से जो है चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वैसे आप दोनों याद रखना, मेरे हिसाब से अगर फाइनल में क्या हुआ होगा, सभी बच्चों को जो है 1 नंबर दे दिया होगा, क्योंकि ये विवादित पर्सन है यार। टेक्सास भी इसका आंसर सही मान सकते हैं, चेरापूंजी भी मान सकते हैं। अब नॉर्मली बच्चे चेरापूंजी ही इसका जो है आंसर लगा के आए होंगे, आई नो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है एचएसएससी पूछ लेता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से चेरापूंजी ही होना चाहिए अगर नॉर्मली चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन डैश में है, कहां पर है, अंबाला के अंदर है। मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, मधुबन करनाल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कितनी बटालियन है, कुल कितनी बटालियन है, 5 है। 5 हो जाएंगी। ठीक है, बटालियन हो जाएगी 5। पहली कहां पर है, पहली अंबाला के अंदर हो जाएगी। ठीक है, पहली अंबाला के अंदर हो जाएगी। दूसरी कहां पर हो जाएगी, दूसरी मधुबन के अंदर हो जाएगी। दूसरी मधुबन के अंदर हो जाएगी। तीसरी हिसार के अंदर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नीचे ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल 5 बटालियन है, मुख्यालय जो है करनाल के मधुबन में हो जाएगा। पहली बटालियन अंबाला के अंदर है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। डिटेल से मैंने सारी चीज़ें जो है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, बस आपको सिर्फ पढ़नी है ये चीज़ें। ठीक है, अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ लेना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सारों की स्थापना लिख दी है। एक को तीसरी बटालियन की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई थी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई तीसरी बटालियन की स्थापना कब हुई थी, क्या बताओगे आप वहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और मल्टीपल रिवीजन से ही ये चीज़ें आप जो है सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए बार बार बोलता हूँ मल्टीपल चीज़ें याद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में बोला गया हरियाणा सरकार द्वारा बहन छन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो स्वास्थ्य और पोषण के अंदर जो बेहतरीन काम करता है, महिला साक्षरता के अंदर जो बेहतरीन काम करता है, महिला सशक्तिकरण के अंदर जो बेहतरीन काम करता है, या फिर सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। जो बहन छन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार है, जो भी पंचायत नेता होती है, महिला पंचायत नेता होती है, वो इन तीनों में जो है अच्छा काम करती है, तो उन्हीं को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, छन्नो देवी पुरस्कार। ये यहाँ पे देख लेना, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, इन विभागों के अंदर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, नेकचंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर जो है रखा गया है, तो ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है भाई राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का जो नाम चेंज है वो अब कर दिया गया है, नाम चेंज, और अब नाम क्या कर दिया गया है, तो ये भारत का पूर्व जो वित्त मंत्री होता था अरुण जेटली, इसके नाम पर जो है नाम चेंज कर दिया गया है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन। इसकी स्थापना की बात करूँ तो कब हुई थी, 1933 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये भी 1933 नहीं, 1993 आ जाएगा भाई, 33 कहाँ, 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1993 में। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो है अब इसका नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का। 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। चलिए आंसर बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है
आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या है? ये रिट है एक प्रकार की, ठीक है, रिट है। और रिट कौन जारी करता है? रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। यानी कि कौन कौन जारी कर सकता है? एक सेकंड, न्यायालय। तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और जो है हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। किस किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय की बात करूं तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय की बात करूं तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये रिटें जारी कर सकता है। कुल रिट कितनी होती है? 5 रिट जो है ये जारी कर सकता है, ठीक है। 5 रिट कौन कौन सी होती है? तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है। 5 रिटें कौन कौन सी होती है? तो एक होती है अधिकार परीक्षा, ठीक है। एक एक करके सीक्वेंस वाइज ये आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। पहली हो जाएगी, चलिए यहाँ पे लिखा गया है, यही देख लेते हैं यार, छोड़ो। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, ठीक है। ये क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। 5 जो है रिटें होती है, कौन कौन सी होती है? पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी होती है उत्प्रेषण निषेध, ठीक है, निषेध होती है, ठीक है। 1 2 3, हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये 5 जो है रिट जारी की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में क्या बोला गया? भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को है देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? मतलब सबसे ज्यादा जो अन्न उपजाने के लिए जाना जाता है, तो ये हरियाणा को ही जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का मुखिया कौन होता है? तो हरियाणा पुलिस का मुखिया जो है गृह मंत्री होता है, ठीक है। हरियाणा पुलिस का मुखिया गृह मंत्री होता है। गृह विभाग के पास हरियाणा पुलिस का सीधा नियंत्रण होता है और राज्य के गृह मंत्री पुलिस बल का जो है नेतृत्व करते हैं। ये लाइन याद रखना भाई, जो राज्य के गृह मंत्री होते हैं ना, ये पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन दे देगा, गृह मंत्री दे देगा, मुख्यमंत्री दे देगा, राज्यपाल दे देगा और कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको चूज करना पड़ेगा। राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं ना, वही पुलिस बल का जो है नेतृत्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या बोला गया? हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया था? तो ये गुरुग्राम के अंदर किया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर जो है काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, काफ़ी सारी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इसी वजह से जो है जनसंख्या का जो दबाव है वो भी गुरुग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं वर्तमान में। इसी वजह से जो है गुरुग्राम में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है और उसी को पोल्यूशन का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर हरियाणा सरकार ने शुरू किया था गुरुग्राम के अंदर। और कब किया था? 2020 में किया था, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, 2020 में जो है इसको शुरू किया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया है? 1948 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी? वैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं बेतुका मानता हूं, क्योंकि हर चीज़ों को जो है आप याद नहीं रख सकते, ये सच्चाई है। अब कितने सारे इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन की आप थोड़ी सीटें याद रख सकती हैं कि भाई इस इलेक्शन में जो है कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। थोड़ा सा ये HSSC को भी देखना चाहिए, ठीक है। बच्चा कितना याद करेगा यार। फिर भी मेरा ये अनुमान है कि 2024 वाले आप देख लेना, 2019 वाला आप देख लेना, ठीक है। 2024-19 वाली सीटें देख लेना, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और बीजेपी को जो है कितनी सीटें मिली थी। 34 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 को देख लेते हैं। छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भारत, ये भार आएगा भाई, भारत नहीं आएगा, भार आएगा ये, ठीक है, भार प्राप्त कर लिया हो, क्या कहलाता है? तो छोटा खरगोश जिन्हें बाजार योग्य, मतलब ऐसा खरगोश जो बिकने के लिए रेडी हो गया हो, अपनी उस अवस्था में आ गया हो जब वह बाजार में बिक सकता है, किसी भी पर्पज से बिक सकता है। पशुपालन के लिए वो बिकता है या फिर मांस के लिए भी जो है खरगोश को बेचा जाता है। तो ये इस सिचुएशन को जो है फ्रायर कहा जाता है, ठीक है। फ्रायर इसको बोला जाता है। एक खरगोश जिसने बाजार योग्य वजन प्राप्त कर लिया हो उसे फ्रायर कहा जाता है। फ्रायर एक युवा खरगोश होता है जिसका वजन लगभग 1.5 पाउंड से 3.5 पाउंड के बीच होता है और जिसकी उम्र लगभग 12 सप्ताह से कम होती है, ठीक है।
ये ओलंपिक के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। आधुनिक ओलंपिक का जो बारे में मैंने बताया है इसी वीडियो के ऊपर बताया है। प्रथम प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे, ये 1776 में हुई थी। सेवा सुरक्षा सहयोग डैश पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, तो ये जो है ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बिना आंसर देखे, ना तो आप गूगल से चेक करेंगे, ना ही आप इस पीडीएफ के आंसर सेक्शन में चेक करेंगे कि किस राज्य पुलिस का जो है ये आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग। आप अपने माइंड से अपना दिमाग क्या कहता है इन चारों को सिलेक्ट कीजिएगा और कौन सा जो है सही ऑप्शन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है राइट ऑप्शन आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 38 पर। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था, हरियाणा में 2021 में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट पायलट के तहत जो है इसको शुरू किया गया था। अनाज एटीएम को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया था और जुलाई 2021 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। नीचे आपके आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये थोड़ा सा करेक्शन है, इनको जो है ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी डिटेल से मैंने वीडियो आपको करवा दी है। काफ़ी अच्छा सेशन मैंने आपको यहाँ पर अपने लेवल पर जितना मैं आपको करवा सकता था मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई आपको कमी लगे या कोई आपको ईजी वे और लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ मकसद यही है आपका सिलेक्शन करवाना 2026 के अंदर, ठीक है। बाकी आप मेरे मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ जो भी एचएसएससी या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है। जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।